अजिंक्य भाऊ, सुमन, सब ठीक है ना? अरे सुमन, अजिंक्य, क्या हुआ? आप लोग ऐसे बाहर क्यों खड़े? आइए अंदर आइए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे यहाँ छोड़ने आया हूँ। अब आप इसे यहीं रखिए, वापस भेजने की जरूरत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे? क्या किया इसने? इतना क्या गलत किया सुमन ने? पूछो इसी से, बताओ, मुझे बख्श दो। अरे अजिंक्य, मेरी सुमन बोलो, बात क्या है? क्या हुआ सुमन? रो क्यों रही, कुछ तो बता। सुमन अंदर आ। सुमन बस कर, मत रो, मुझे बता क्या हुआ। अजिंक्य भाऊ तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुमन बोल, रोने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो बोल। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बता। गलत किया, ये जो भी किया अजिंक्य ने गलत किया। अरे बाबा, घर में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि... अरे बाबा, अपने को क्या पता क्या हुआ। क्या हुआ? अब वो क्या है ना बाबा कि अजिंक्य भाऊ, सुमन अपनी पत्नी की जिम्मेदारी ठीक से नहीं पूरी कर पा रही है। पूरी नहीं करती? नहीं, सुमन ऐसी नहीं है, वो सब संभालती है, घर परिवार। वो बात नहीं है बाबा। अरे तो बात क्या है? आप थोड़ा ये था। वो क्या है ना, क्या हुआ? बापूजी, बात ये है कि अजिंक्य और सुमन के शारीरिक संबंध ठीक नहीं। अजिंक्य अब खुश नहीं है सुमन से, पर जो भी हो, मैं उसका खर्चा नहीं झेल सकता। अरे पहले इतनी महंगाई है और ऊपर से ये सब। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो जाएगी किधर? काका, दादा सुनिए, मैं एक्स्ट्रा किराया दे दूंगा। नको चंदर। काका, लेकिन मैं कोई पराया आदमी थोड़ी हूँ, ऐसे बुरे वक्त में रिश्तेदार नहीं काम आएंगे तो और कौन आएगा? हाँ नको चंदर, रहने दो। बाबा, तो खर्चा कौन उठाएगा? जरूरत नहीं पड़ेगी, अजिंक्य देगा उसे खर्चा। हम उसके खिलाफ एलिमनी फाइल करेंगे, वो छोड़ के गया है तो कंपनसेशन भी तो वही देगा ना। और जब अजिंक्य खर्चा देगा तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर तो सुमन यहाँ पे रह सकती है ना। टेंशन मत लो सुमी, वैसे भी जो हुआ अच्छा ही हुआ। अरे कोई जरूरत नहीं है ऐसे पति की, और मुझे तो पहले से ही अजिंक्य तुम्हारे लायक नहीं लगता था। अरे ऐसा हो सकता है क्या कि तुम अपने पति को खुश ना रखो? सुमी, तुम्हारा प्यार तो जिसको भी मिलेगा कितना खुशकिस्मत होगा ना। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। काफी दिनों तक खिंचे संघर्ष के बाद आखिरकार अदालत ने सुमन को एलिमनी के तौर पर अजिंक्य की आमदनी में से आधा हिस्सा दिए जाने का आदेश सुनाया। अजिंक्य आक्रोश और निराशा में डूब गया। इस दौरान सुमन के जरिए घर में नियमित तौर पर आते धन से सारे संतुष्ट थे। सुमन घर वालों के लिए मानो सोने की मुर्गी बन चुकी थी। सुमन का जीवन सामान्य रीति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन अचानक दरवाजे पर आई एक दस्तक ने सब कुछ बदल दिया।
वापस ले जाने आया हूँ। मैंने सोचा है कि हमें एक मौका और देना चाहिए, अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए। मैं जानती थी, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन कोर्ट के चक्कर में और तुम्हें कंपनसेशन देने में काफ़ी पैसे खर्च हो गए हैं। पैसे की काफ़ी प्रॉब्लम है, तो अगर तुम अपने साथ थोड़े पैसे ले आओ तो आगे आराम से रह पाएंगे, वरना आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये क्या बोल रही हो सुमन? ऐसा थोड़ी होता है कि एक दिन घर से निकाल दिया और आज फिर वापस लेने आ गए। और ये पैसे वैसे का क्या है? ये यहाँ फिर से आ गया। चल निकल निकल यहाँ से। अरे क्यों परेशान करके रखा इसे? तू होता कौन है बे? और औकात में रख के बात कर, समझा? बीवी है मेरी। बीवी थी, समझा? छोड़ो। हट। तू डर मत सुमन, बहुत देखे हैं इसके जैसे। खबरदार, जो आगे से तुमने इन्हें कभी हाथ भी लगाया तो पति है ये मेरे। पर सुमन, बस मुझे लेने आए हैं और आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, मैं पैसों का इंतजाम करूंगी, पूरा इंतजाम कर लूंगी। मैं फोन करूंगा। मत जाओ सुमी, गलती कर रही हो। सुमी तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना चंदर, वो मेरे पति हैं, बस मुझे इतना पता है। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? हम दोनों रिश्तेदार। सुमी इतने दूर के रिश्तेदार हैं और वो भी तुम्हारी माँ की तरफ से। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। लेकिन सुमी तुम मेरी बात। प्लीज चंदर, जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्ला दूंगी। प्लीज जाओ। मैं फिर से तुझे बोल रहा हूं, उसे पैसे चाहिए, तू नहीं। पापा आप उसे गलत समझ रहे हैं। तू नहीं समझ रही है। एक नहीं, घर के 4 लोग बोल रहे हैं कि तू अगर वापस अजिंक्य के साथ जाएगी ना तो तू गलत करेगी। लेकिन नहीं, तुझे तो वो सही और हम गलत लग रहे हैं। उसे तो मैं जेल में डालूंगा हैरेसमेंट के लिए। पापा बस करो, ये मेरी लाइफ है और मैं जा रही हूँ। आप प्लीज अजिंक्य से दूर रहिए। देख सुमन, पापा प्लीज, आपको मेरी कसम है, प्लीज। सुमन तैयार थी, बेकरार थी अपने वैवाहिक जीवन को एक बार फिर से संवारने की कोशिश करने के लिए। अगले ही दिन अपना घर छोड़कर अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि घर से निकली सुमन अपनी मंजिल तक पहुंची नहीं। उसे क्या हुआ, वो कहां गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। तुम लोग मेरे घर में घुसे कैसे? हाँ, बाहर, आउट। अभी हम आए हैं और थोड़ी देर में पुलिस को लेके आएंगे। कहाँ है सुमन? न कोई फोन, न कोई कांटेक्ट। क्या किया तूने? बुलाओ उसे। कहाँ से बुलाऊं उसे जब वो यहाँ आई नहीं है? यहाँ नहीं तो कहाँ है? 1 हफ्ता हुआ उसे यहाँ लौटे हुए। अरे काका छोड़िए ना, झूठा है ये। सुमन, सुमन! अरे तमाशा क्यों कर रहे हो? वो यहाँ नहीं आई है। ए, तूने उसे बुलाया था ना यहाँ पे? हाँ, बुलाया था, पर वो नहीं आई। तुम लोगों ने ब्रेन वॉश किया होगा उसका। यहाँ नहीं आई तो एक फोन भी नहीं किया यही पूछने के लिए कि वो कहाँ गई है? नहीं किया। क्यों करूं मैं फोन? उसे नहीं आना था, नहीं आई। जाए भाड़ में। अरे काका छोड़िए ना इसे, मक्कार आदमी है ये। इसे तो पुलिस ही सीधा करेगी। एक काम करता हूँ, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। चल। अरे 100 बार तो बोल चुका हूँ मेरे घर नहीं आई। अरे तो कहाँ गई? गायब हो गई। उन्हें फोन करके बुलाया था कि नहीं? अरे फिर वही बात, उसने निकलने से पहले मुझे फोन किया था, लेकिन फिर वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसकी तो क्या इसकी तो? तुम लोगों के ऐसे तमाशा करने से, चीखने चिल्लाने से आपकी लड़की वापस नहीं आने वाली। लड़की ढूंढनी है ना, हम ढूंढेंगे। तुम लोग बाहर जाओ और इनको सारी डिटेल्स दो। शिंदे ले जाने बाहर और एक एक से पूछताछ करो। जी मैम, चलिए आप लोग। सुमन ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वो तो उसका नसीब फूटा कि उसे अजिंक्य जैसा पति मिला। पहले तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इसे यहाँ छोड़ने आया हूँ, अब आप इसे यहीं रखिए। सुमन को घर से निकाला क्यों था? निकालता नहीं तो क्या करता? वो मेरे किसी काम की नहीं थी। पति को खुश रखना तो उसे आता ही नहीं था, न कमरे के अंदर न बाहर। इतने ही नाखुश थे तो उसे वापस बुलाने क्यों गए? क्योंकि माँ ने समझाया, संबंध ऐसे नहीं तोड़ते, इसलिए। झूठ बोल रहा है सर वो। उसे क्यों सुमन वापस चाहिए होगी? वो तो खुद दूसरी शादी करने जा रहा था। हाँ,
मैंने दूसरी शादी के बारे में सोचा, लेकिन मैं जितनी भी लड़कियों से मिला सुमन के आगे सब फीकी थी। तो मैं गया वापस सुमन के पास। सर मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा, हमारा तो ऑलरेडी तलाक हो चुका था। मैं आजाद था और ऐसा भी नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं करती थी जिस पर मुझे गुस्सा आए। वो तो खुद मेरे साथ आना चाहती थी। हमने सुमन को बहुत समझाया कि मत जाओ उस नालायक के पास, लेकिन साहब वो नहीं माने। पता नहीं कहां गई साहब। कहीं उस अजिंक्य ने मेरी सुमन को। और फिर मैंने अजिंक्य को समझाया था कि वो सुमन को अपनी शादी को एक और मौका दे। उसने कोशिश भी की थी, लेकिन बहू आई ही नहीं। शायद वो आना ही नहीं चाहती थी, पता नहीं। लेकिन अजिंक्य तो खुद उसके आने की राह देख रहा था। वो सुमन को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? सुमन का मायका डोंगरी, वहां से वो निकलती है इस रूट से, को आना चाहिए अपने ससुराल यहाँ मारवे रोड, लेकिन वो पहुंचती नहीं है। मैम सुमन के मोबाइल के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। लास्ट उसका फोन कहाँ पा गया था? कांदवेली स्टेशन के पास, ये मेल रोड। उसी दिन काफी सारे फोन किए ना। मेल रोड तो मैप पर नहीं, लेकिन सेक्टर 4 में है शायद। देखिए मैडम, आप लोग फिर से मुझे इस समय घसीट रहे हैं। वैसे भी आपको इस गोडाउन में कुछ नहीं मिलेगा, ये हमेशा बंद रहता है। सुमन के फोन की आखिरी लोकेशन यही ट्रेस हुई है, इसलिए अपना मुंह बंद कर और खोल इसे। शिंदे, सारा एविडेंस कलेक्ट कराओ तुरंत और उसे फोरेंसिक लैब भेजो। यस मैम। सुमन नहीं है मैम, ये सुमन हो ही नहीं सकती है। मैं अब तो सच कह रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन कीजिए, ये सुमन नहीं है। मैडम ये फोन तो सुमन का ही लग रहा है, और चूड़ियां भी। जला डाला, सुमन को जला डाला। ये अंगूठी सुमन की, मैंने उसे शादी के दिन दी थी जो पहन रखी थी उसने। ये सारी चीजें सुमन की है। संभालिए पापा। और आप लोगों को शक है कि उसके पति अजिंक्य ने ये किया है? और कौन मारेगा उसे मैडम? मैडम मुझे तो लगता है कि अजिंक्य उसे कभी वापस लेना ही नहीं चाहता था। ये सारा नाटक उसने सुमन को मारने के लिए किया था। लेकिन क्यों? पैसों के लिए? क्या वो हर महीने जो पैसे देता था सुमन को, वो बचाना चाहता था वो? हाँ शायद। ठीक है, आप लोग अभी जा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। चलिए काका। मैम सिर्फ 15,000 रुपए हर महीने बचाने के लिए अजिंक्य उसकी बीवी को क्यों मारेगा? करने वाले ना 15,000 से भी कम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एनीवे, उस अजिंक्य को बुलाओ क्वेश्चनिंग के लिए। अरे झूठ बोल रहे हैं सबके सब। मॉर्ग में पड़ी वो जली हुई लाश सुमन की नहीं है, वो कोई और है। बस मुझे फंसाने के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं। मैं तो खुद उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। उससे क्यों छुटकारा पाना चाहूंगा? हमारा तो डिवोर्स भी हो चुका था। हो सकता है इस डिवोर्स के चलते जो तुझे हर महीने 15,000 रुपए देने की जरूरत पड़ रही थी, उसके लिए। मैम मैं इतना गिरा हुआ इंसान भी नहीं हूँ कि 15,000 रुपए के लिए किसी को मार दूंगा। लाखों रुपए कमाता है क्या महीने में, जो 15,000 मायने नहीं रखते तेरे लिए? नहीं मैम, मेरा मतलब था कि। तेरा क्या मतलब था ना, अच्छी तरह से समझ गए हम। एनीवे, फिलहाल के लिए तू जा सकता है, लेकिन शहर में ही रहना। तुझे वापस बुलाएंगे हम।
मैम ये अजिंक्य मुझे थोड़ा डामाडोल लगता है। लगता तो है शिंदे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहां हमें बॉडी मिली उस लोकेशन पे ना इसका फोन ट्रेस हुआ, ना किसी ने उसे वहां देखा। जी मैम। प्रूफ करना बहुत मुश्किल है कुछ। जी मैम। एनीवे तुम एक काम करो, ये पता लगाओ कि इसके पास पैसों के अलावा कोई और मोटिव है क्या। मैम ये भी तो कंफ्यूजन है, ये कह रहा है कि लाश सुमन की नहीं है, लेकिन उसके पिताजी कहते कि बॉडी सुमन की है। इसीलिए तो डीएनए एविडेंस बहुत जरूरी है शिंदे। डीएनए एविडेंस ना हो तो कुछ और है, हमें ऐसा कुछ सबूत चाहिए जो प्रूव कर सके कि ये बॉडी सुमन की है या नहीं। जी मैम। और सुनो, इस अजिंक्य पे भी नजर रखना। हाँ मैम, इस अजिंक्य के पास 2 मोबाइल फ़ोन है और उसने हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर डिक्लेयर किया है। ये भाव देख के नहीं चल सकता क्या? हाँ? बटन है क्या? क्या सॉरी 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 बोल दिया, हो गया? वाह, एक तरफ बीवी को वापस बुलाने का नाटक और दूसरी तरफ ये रोमांस। कौन है ये लड़की? मैम अजिंक्य के दूसरे नंबर के बारे में पता चलते ही हमने उस नंबर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। उससे पता चला इसका नाम नेहा है। मैम उससे ये भी पता चला है कि मर्डर के वक्त अजिंक्य के उस फोन की लोकेशन गोडाउन के पास ही थी। लगता है ज्यादा प्यार से पूछताछ की हमने उससे, अब अपने तरीके से पूछने का वक्त आ गया। पहले तूने अपनी बीवी को अपने पास वापस बुलाया और फिर उसकी जान ली, नहीं? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। और एक झूठ मत बोल, वैसे भी तेरा एक झूठ पकड़ा गया, समझा? उस दिन तू गोडाउन के आसपास ही था, है नहीं? बता। अरे दूसरे फोन का क्या चक्कर है? हमने तेरे दूसरे फोन को गोडाउन के आसपास ही ट्रेस किया है। ये दूसरा नंबर क्यों और हमसे छुपा कर क्यों रखा? नेहा कौन है? बता। नेहा कौन है? क्या चक्कर है तेरा उसके साथ? कुछ नहीं साहब। ये ऐसे नहीं मानेगा। तेरी इलेक्ट्रिक गुड्स की दुकान है ना? शिंदे से इतने झटके लगाओ कि अपनी दुकान में जाने से डरी है। नहीं मैं बताता हूँ, मैंने सुमन को फंसाने के लिए उससे झूठ बोला, मर्डर की प्लानिंग की, लेकिन मैंने सुमन को नहीं मारा। मैं नेहा से प्यार करने लगा था, जब से मिला था तब से। अरे लीजिए मिठाई लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए, आपको बधाई हो। आपको कांग्रेचुलेशंस। लो बेटा एक और लो। बस अंकल। अभी अंकल नहीं, बाबा बोलना शुरू करो। ठीक ही तो कह रहे हैं, बस एक बार डाइवोर्स फाइनल हो जाए तो अगले दिन ही सगाई करा दें। क्या बात अज्जू? नीच है, सबके सब नीच है। सुमन भी और उसके घर वाले भी। उल्टा नोटिस भेजा है हमें, एलिमिनी मांग रहे हैं। क्या? अरे भरपाई माँ, हर महीने। ये तो तुम्हारी आधी कमाई मांग रहे हैं। ऐसे लालची लोग मैंने आज तक नहीं देखे। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, अगर वो आधी कमाई ले जाएंगे तो हमारी नेहा का क्या होगा? नेहा के माँ बाप उसे जबरदस्ती ले गए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और चुप चुप कर मिलने लगे। हमें प्यार हो गया, लेकिन हमें पता था कि सुमन को पैसे देने के झंझट के चलते नेहा के माँ बाप कभी नहीं मानेंगे। इसलिए हमने एक प्लान बनाया। हमने सुमन के घर गया। मैं तुम्हें घर वापस ले जाने आया हूँ। मैंने सोचा है कि हमें एक मौका और देना चाहिए। मान गई, पर लग नहीं रहा था। वो तो खुद ही आने तैयार है। एक बार हमारा ये प्लान कामयाब हो जाए, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं आके बात करता हूँ। बाय। सुमन लौटने के लिए तैयार थी। मैंने उसे मैसेज किया और गोडाउन पर आकर मिलने के लिए कहा। सेंड। मिला ना? डिलीवर हुआ मैसेज?
डिलीवर भी हुआ और उसने पढ़ा भी। बस अब कल तक का वेट। मैं उसे गोडाउन के अंदर लेकर आऊँगा, फिर उसे मारकर उसकी बॉडी ठिकाने लगा देंगे। पर लेकिन कैसे? जला देंगे। तेरे जैसे रोमियो ना प्यार के लिए कुछ भी कर लेते हैं, किसी की जान भी लेते हैं। नहीं किया मैम, वही तो कह रहा हूँ, मैंने उसका खून नहीं किया। कैसे माने हम कि इतनी प्लानिंग के बाद तूने इसका खून नहीं किया? मैं कसम खा के कहता हूँ मैम, मैंने उसे नहीं मारा। 12 बजे मिलने वाले थे, मैंने 5 बजे तक इंतजार भी किया पर वो नहीं आई। तू कहाँ गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैंने उसे फोन करने की कोशिश की मगर उसका फोन अवेलेबल नहीं था। एक और झूठ? हाँ, और कितने झूठ बोलेगा? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं जो जो जानता था आपको सब बता दिया। मैं तो खुद ही आपसे कह रहा हूँ कि मैंने गलत काम किया। मैंने सुमन को फंसाने के लिए उससे झूठ बोला, मर्डर की प्लानिंग की। जो सजा आप मुझे दे दीजिए, लेकिन मैंने सुमन को नहीं मारा। तेरी गर्लफ्रेंड भी ना यहाँ आ रही है, टीम गई उसे लेने के लिए। वो जो भी कहानी बताएगी ना, उससे हमें पता चल जाएगा तो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। मैम, नेहा को इंटरोगेट कर लिया, उसका भी बिल्कुल वही कहना है। दोनों की कन्फेशंस मैच करता है। मैम, ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ प्लान का हिस्सा हो, उन्होंने पहले से ही सोचा हो कि बोलना क्या है। हो सकता है शायद, लेकिन हो सकता है ऐसा ना भी हो। पता नहीं मुझे बार बार क्यों लग रहा है कि ये केस जितना सिंपल है ना, उतना ही केस उलझा हुआ, और हम क्रैक नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ सवालों के जवाब हमारे पास अभी तक नहीं है। जैसे? वही डीएनए। हम अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं कर पाए हैं कि वो बॉडी सुमन की है, और ये बात मुझे बार बार खा रही है। इसलिए हमें कोई ना कोई प्रूफ ऐसे ढूंढना पड़ेगा ताकि हम प्रूव कर सके एक बार फुल एंड फाइनल कि ये बॉडी सुमन की है या नहीं। एक काम करो, सर्च वारंट्स निकालो, दोनों घरों के, उसके मायके के, उसके ससुराल के। डीएनए एविडेंस ना से शायद कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जिससे साबित हो कि ये बॉडी किसकी है। मैम, पता नहीं साहब, आप ये डीएनए बीएनए के पीछे क्यों पड़े हैं? हमने कहा ना कि हमारे पास सुमन के कोई डेंटल रिकॉर्ड नहीं है, और क्या चाहिए आपको? देखिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। सर काका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोगों को जो सब कुछ भी मालूम था, हमने सब कुछ सच बता दिया सर। और सर हम भी चाहते हैं कि सुमी का कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्या नाम लिया तुमने? सुमी, मेरा मतलब है सुमन। और तुम उसके? सर रिश्तेदार। अब तक किसी ने भी इस नाम से नहीं पुकारा था उसे। तुम उसके काफ़ी करीब थे। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है सर। आप लेकिन ये अचानक से खामखा इतना हड़बड़ा क्यों रहे? क्या हुआ? सर एक्चुअली वो सुमी के घर वाले, मेरा मतलब है सुमन के घर वाले, इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि वो घर वापस आ गई। सर बोझ थी वो उनके लिए, लेकिन जब अजिंक्या ने एलिमनी के पैसे देना शुरू किए तो मानो उन सबके रंग बदल गए। सर जैसे वो कोई बेटी ना हो, कोई नोट छापने की मशीन हो। सर सबके सब स्वार्थी और लालची हैं। ये तो बस मैं था जो उसका आखिर तक मतलब आखिर तक सपोर्ट करता गया। तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं कि सुमन प्रेग्नेंट थी? हमें लगा ये जानकारी जरूरी नहीं, इसलिए हमने। क्या जरूरी है क्या नहीं ना, उसका फैसला तू हमें करने दे। अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल। क्या वो आखिर तक प्रेग्नेंट थी? मेरा मतलब है जब वो अपने पति के पास लौट रही थी, क्या तब भी प्रेग्नेंट थी वो? शिंदे लगता है ये जवाब नहीं देने वाला है। सबको ना अंदर कर दो, इंफॉर्मेशन छुपाने की जरूरत है। नहीं मैडम, वो प्रेग्नेंट थी, जब वो गई तब भी। लेकिन मैम, हम अभी तक सच में यही मान के चल रहे थे कि जो डेड बॉडी मिली तो प्रेग्नेंट औरत की। प्रेग्नेंट नहीं थी ये हमें नहीं पता, किसी ने हमें बताया ही नहीं। क्या आप लोग समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बॉडी हमारे पास है वो सुमन की नहीं है। और
और शायद सुमन कहीं है, होपफुली जिंदा। वो सुमन ही है। अरे वाह, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि वो आपकी बेटी नहीं है, लेकिन आप तो इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो लाश आप ही की बेटी की है। क्यों? क्योंकि सहन नहीं होता मैडम कि ये मान लेना कि सुमन अब इस दुनिया में नहीं रही। अपने मन को समझाना, शौक मनाना और दोबारा ये उम्मीद करना कि सुमन अब जिंदा है। अगर मेरी बेटी जिंदा है तो उसे लेके आइए मैडम, उसे लेके आइए। बस संभालिए। मैम मुझे पूरी फैमिली ही डाउटफुल लग रही है, सब मिले हुए हैं। हो सकता है कि सुमन अजिंक्य के पास फिर से जाने के लिए राजी हो गए, इसलिए वो नाराज होकर उसे मार दिया। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर इसी फैमिली में से किसी ने उसे मारा है तो फिर सुमन की ही लाश क्यों नहीं गोडाउन में रखी है जगह को फंसाने के लिए? इस दूसरी बॉडी की क्या जरूरत थी उन्हें? समथिंग डजंट ऐड अप। राइट मैम। एनीवे, एक ही तरीका है हमारे पास, पूरी फैमिली पे नजर रखो, स्पेशली उस सिकंदर पे और रानी पे, सुमन के पिता पे। जी मैम। और ये याद रखो कि अब हमारे पास 2 केसेस हैं, सुमन के गुमशुदा होने का केस और गोदाम में मिले अनजान डेड बॉडी का केस। ज़्यादा फोकस उस पर करो और आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में पता करो कि किसी ने कोई मिसिंग गर्ल का केस दर्ज किया है क्या, इमीडिएटली। मैम बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है, लाश इस रोहिणी आप्टे की। इसके माँ बाप ने इसे आइडेंटिफाई किया डेंटल रिकॉर्ड्स की मदद से। केस उशीवाले के इंस्पेक्टर सिंह के अंडर है। लेकिन हमारा केस वहीं का वहीं है। हमें अभी तक नहीं पता कि सुमन के साथ क्या हुआ और इस लड़की को किसने जलाकर मार दिया। सो गेट बैक टू आवर केस। मैम। शिंदे, तुम्हें कुछ दिख रहा है? मैम इन दोनों के बोन स्ट्रक्चर में बहुत सिमिलरिटी है। एग्जैक्टली। 2 लड़कियां इतनी सिमिलर। सुमन के परिवार पर सर्वेलेंस है ना? जी मैम। उसे जारी रखो। मुझे इसके परिवार के सारे डिटेल्स चाहिए, उनका पास्ट, उनका प्रेजेंट, सब कुछ, उनके बैंक रिकॉर्ड्स, उनके फोन रिकॉर्ड्स, सब कुछ, इमीडिएटली। जी मैम। ये पवन और ज्योति के रिकॉर्ड्स तो मुझे क्लियर लग रहे हैं सारे। मैम कॉल रिकॉर्ड्स देखिए, 1 2 3 4 5 सारे के सारे अनरजिस्टर्ड नंबर, और ये सारे कॉल सुमन के गायब होने के बाद किए गए हैं। कमाल की बात यह है कि ये नंबर्स एक कॉल के बाद डीएक्टिवेट हो गए। मैम इसके बाद इसके बैंक रिकॉर्ड्स देखिए, सुमन के गायब होने के कुछ दिन पहले से यहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी ट्रांजेक्शन हैं, लेकिन ये 1 लाख रुपए का कैश ट्रांजेक्शन। 1 लाख रुपए का? एक सेकंड, कौन सी तारीख पे है? 3 जून। ये 3 जून, 1 लाख रुपए सीधा दामोदर राणे के अकाउंट में, जिसके अकाउंट में कभी 10,000 रुपए से ज्यादा डिपॉजिट नहीं हुआ। अचानक से उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए का डिपॉजिट, वो भी कैश, ठीक उसी दिन जिस दिन उसकी बेटी गायब हो। बुलाओ उसे जरा, पूछताछ करनी पड़ेगी। मैडम आपने मुझे यहाँ क्यों लाया? मैडम आपने जो जानना था सब कुछ तो बता चुका हूँ मैं, फिर आपने मुझे यहाँ क्यों लाया? ये जानने के लिए कि तेरे बेटी की गायब होने में और तेरे अचानक अमीर होने में क्या कनेक्शन है, बोल। क्या बात कर रही हैं आप लोग? मैं अमीर कहाँ हूँ? तो ये क्या है? कि 1 लाख रुपए तेरे अकाउंट में कहां से आए? मैडम एक तो मेरी बेटी गायब हुई है, ऊपर से आप उल्टे सीधे सवाल कर रही हैं मुझसे। मैं कोई चोर नहीं हूँ, किसी ने लोन दिया होगा। लोन? किसने दिया? कैसा लोन? किस पर्पस से लिया तूने लोन? बोल। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, शायद किसी ने गिफ्ट दिया होगा। लोन है या गिफ्ट? गिफ्ट होगा साहब, गिफ्ट। 1 लाख का गिफ्ट? तुझ पे कौन इतना मेहरबान हो गया कि तुझे 1 लाख रुपए का गिफ्ट दिया? कोई रिश्तेदार, कोई चाहने वाला? बोल। नहीं याद आ रहा? नहीं मैडम। शिंदे याद दिलाओ जरा से। एक बार डंडा ला। मैं रुकिए मैडम, रुकिए, मैं बताता हूँ। बोल जल्दी।
आप? तू जिसे ढूंढ रहा है ना, वो अंदर ही है, घबरा मत। तुम सच बोलना शुरू करो या हम शुरू करें? अगले दिन मैं अजिंक्य के पास लौटने वाली थी। मैं उस रात को पैकिंग कर रही थी। मैं जानता था तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैं अजिंक्य के पीछे गया और मुझे ये पता चला। डिलीवर हुआ ना उसे मैसेज? डिलीवर भी है और उसे पढ़ा भी। बस कल तक का वेट। मैं उसे गोडाउन के अंदर लेके आऊँगा, तुम अंदर ही रहना। उसे मारकर उसकी बॉडी कहीं ठिकाने लगा देंगे। इस विश्वासघात की कीमत तुम्हें नहीं, उस अजिंक्य को चुकानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने और चंदर ने प्लान बनाया कि हम लाश को ढूंढेंगे, उसे जला देंगे और गोडाउन में मेरी जगह हम उस जली हुई लाश को रख देंगे। तो वो इतनी जली हुई होगी कि डीएनए से भी उसकी पहचान करना नामुमकिन हो जाए। और उस लाश के पास मेरा मंगलसूत्र, मोबाइल बाहर रख देंगे ताकि हम उस अजिंक्य को उसके जाल में फंसा सकें। फिर चंदर मुझे मीरा रोड में एक घर में ले गया और उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का हमेशा ख्याल रखेगा। तो तुम लोगों ने जिस बॉडी को चला, वो लड़की पहले से मरी हुई थी। तुम लोगों ने एक लाश को जला, राइट? सच तू बताएगा कि मैं बताऊं? क्या सच मैडम? अच्छा, शिंदे, उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाओ जिसे इसने हायर किया था उस लड़की को मारने के लिए। जी मैम। मैडम वो मैं अजिंक्य को पूरी तरह फंसाना चाहता था। उसके बच निकलने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था मैं। इसलिए मैंने काफी हद तक सुमन से मिलती जुलती लड़की को, रोहिणी आप्टे को ढूंढ निकाला और उसे मारने की सुपारी दी। इसलिए मैंने काका को 1 लाख रुपए दिए ताकि वो यही बोले कि लाश उनकी बेटी सुमन की है। लेकिन मैंने ये सब जो कुछ भी किया, ये सब तुम्हारे प्यार के लिए किया सुमी। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता था। बस करो ये नाटक। सब कुछ तुमने सिर्फ खुद के लिए किया है। मेरे लिए नहीं। तुम में और संख्या में कोई फर्क नहीं है। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ। मैं नफरत करती हूँ तुम सबसे। हो गई ना तुम्हारी लव स्टोरी कंप्लीट? और अगर अभी भी बाकी है तो बाकी की स्टोरी जेल में बैठ के लिखना। हो सकता है किसी दिन कोई उस पर फिल्म बना ले जाओ इसे। चंदर के प्रतिशोध का शिकार बनी मासूम रोहिणी आप्टे, जिसका इस कहानी से इन लोगों से कोई वास्ता नहीं। इस अन्याय का, इस नाइंसाफी का दोष किसे दे? अजिंक्य को, जिसने पलक झपकते ही सुमन को त्याग दिया क्योंकि उसके मुताबिक सुमन उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी करने में नाकाम थी। क्या उसने कभी सुमन की जरूरतों के बारे में सोचा? क्या उसने कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा? क्या वो खुद सुमन की जरूरतें पूरी कर रहा था? बिल्कुल नहीं। बदकिस्मती से हमारा समाज एक पुरुष की जरूरतों के सामने औरत की जरूरतों को महत्वहीन मानता है। क्या नेहा कम गलत थी जो ऐसे आदमी से शादी करना चाहती थी जो उसके लिए अपनी पत्नी की जान तक लेने को तैयार था? क्या उसकी नजर में प्यार की यही परिभाषा थी? और आखिर में चंदर, जो एक पापी को सजा देने के लिए खुद एक मासूम के प्राण लेने का पाप कर बैठा। ये प्यार नहीं, उन तीनों का स्वार्थ था। अजिंक्य, नेहा और चंदर को अगर इस सब से कुछ हासिल हुआ तो जेल की सजा, इसके अलावा और कुछ नहीं। चाहे स्वार्थ हो या प्यार, किसी भी कारणवश किया गया गुनाह आखिर इंसान को पतन की ओर ही ले जाता है। सुमन अपने पति को उसकी बेरहमी की सजा देना चाहती थी, लेकिन अनजाने में वो खुद एक गुनाह को अंजाम देने में मदद कर बैठी।
अब उसके पास बिना किसी सहारे के अकेले ही अपने बच्चे को पालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अपने साथ हुए अन्याय का जवाब अपराध से कभी ना दे। परिस्थितियां चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, कितनी भी भयानक क्यों ना हो, प्रतिक्रिया में चुना गया अपराध का रास्ता हर सूरत में गलत साबित होगा। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय